पूज्य समस्त संत वृंद वानप्रस्थी महान भाव, 1875 में महर्षि दयानंद जी महाराज ने बंबई के अंदर जिस वाटिका का बीजारोपण किया था, आज ये विशाल वटवृक्ष 150 साल का पूरा हो गया। अभी पिछले 29-30 मार्च में बंबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें देश और दुनिया के लोग वहां 150वीं शताब्दी मनाने के लिए पहुंचे और महर्षि दयानंद जी महाराज को 200 वर्ष पूरे हो गए। लगभग पिछले 2 वर्षों से देश और दुनिया के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल यही है कि हम महर्षि दयानंद को लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि आर्य समाज क्या चीज है। बंधु, भले ही हमको 150 साल पूरे हो गए हों, लेकिन समाज में आर्य समाज का जो स्थान होना चाहिए था वो स्थान हम प्राप्त नहीं कर पाए। आर्य समाज के परिचय के रूप में लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, पत्थर पूजा नहीं करते। मैंने माना कि ये बात सही है कि आर्य समाज लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन क्या आर्य समाज का इतना सही परिचय है? आर्य समाज ने केवल पत्थर पूजा का ही विरोध किया और कोई कार्य नहीं किया। आर्य समाज ने मानवता की भलाई की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए सैकड़ों आंदोलन खड़े किए और आज उन कुप्रथाओं पर, उन कुरीतियों पर, उन अंधविश्वासों पर सरकार ने प्रावधान बनाया, कानून बनाए। ये आर्य समाज की विजय है। लेकिन आर्य समाज षड्यंत्र का शिकार हुआ और षड्यंत्र का शिकार हम इसलिए हो गए कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आर्य समाज का प्रचार बढ़े। हम लोगों ने नहीं, ये चर्चा दूसरे लोगों ने समाज में चलाई हमारे खिलाफ। ये वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो पत्थर पूजा का विरोध करते हैं। क्या पत्थर पूजा का विरोध केवल आर्य समाज ने किया है? पत्थर पूजा का विरोध तो कबीरदास ने किया है, दादू जी ने किया है, नानक जी ने किया है, स्वामी विवेकानंद ने किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। लेकिन फिर टारगेट आर्य समाज को क्यों बनाया गया? ये चिंतन की बात है। दूसरे लोगों के द्वारा आर्य समाज को हाशिए पर क्यों रखा गया? भाई, आप कबीरदास जी से तो कोई बुरा नहीं मानता, दादू जी की बात को कोई बुरा नहीं मानता, बोले बहुत अच्छे थे। फिर ऋषि दयानंद ने क्या कर दिया? जो ऋषि दयानंद आपका दुश्मन बन गया, आर्य समाज आपका दुश्मन बन गया। समझने वाली बात यह है, देखो, विधर्मी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक हम इसका बाल बांका नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि हम जैसे हिंदू समाज पर हमला बोलते हैं, प्रहार करते हैं, तो आर्य समाज के लोग बीच में आकर के हमारे द्वारा किए हुए हमले को झेल जाते हैं। तो उनको गजबा हिंद करने में दिक्कत हो रही है। अभी एक मुल्ला जी का वीडियो वायरल हो रहा था, कह रहा था कि भारत में हमको गजबा हिंद करने में यदि सबसे बड़ा अड़चन रोड़ा कोई है तो आर्य समाज है। काफिरों में एक जमात है आर्य समाज। इसके स्कॉलरों के फॉलोवर सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में है। और ये जो वीडियो वायरल होते हैं इनके, तो इन्होंने हमारे कुरान की, हदीस की, मोहम्मद साहब के जीवन की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। हमारे पास उन काफिर यानी आर्य समाज के स्कॉलरों के प्रश्नों का जवाब नहीं है। और जब तक आर्य समाज के स्कॉलर काम कर रहे हैं तब तक हम हिंदू समाज को बहका करके धर्मांतरित नहीं कर सकते। अगर हम भारत को गजबा हिंद करना चाहते हैं तो पहले आर्य समाज का तोड़ हमको ढूंढना पड़ेगा। ये चिंता हो रही है विधर्मी लोगों को, मुसलमान लोगों को। तो आज यदि मुसलमान भयक्रांत है तो आर्य समाज से है, ईसाई यदि डरता है तो आर्य समाज से है, वामपंथी लोग डरते हैं तो आर्य समाज से है। अरे आर्य समाज तो सबका दुश्मन इसलिए बन गया क्योंकि आर्य समाज ने चारों तरफ से मोर्चा लड़ने का मोर्चा छेड़ा हुआ है। हम मुसलमानों का भी खंडन करते हैं, क्रिश्चियनों का भी करते हैं, वामपंथियों का भी करते हैं, अलगाववादी जो लोग हैं उनका भी करते हैं, और अपने जो पाखंडी लोग हैं इनको भी नहीं हम छोड़ते बंधुओं। इसीलिए सारे के सारे समाज के लोगों ने, कुछ अपने पाखंडी लोगों ने, कुछ विधर्मी लोगों ने, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, जब आर्य समाज के प्रचार से विधर्मियों की दुकानें ठप हो रही थी, उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो रहा था, और हमारे अपने धर्म के व्यापारी लोगों की दुकानें जब बंद होने लगी तो सब लोगों ने मिलकर के आर्य समाज के खिलाफ समाज में कैंपेन चलाया, एक विचार प्रस्तुत किया कि ये वो लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो राम को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते। सोचने वाली बात यह है कि महर्षि दयानंद जी महाराज का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रथम समोल्लास महर्षि दयानंद ईश्वर को समर्पित करते हैं। और
हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से ही प्रारंभ होते हैं। भजन होते हैं तो सबसे पहले हमारे उपदेशक ईश्वर भक्ति का ही भजन गाते हैं। कितनी बड़ी सफेद झूठ समाज में बोली जाती है कि आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते। आज समाज में रामकृष्ण की पावन संस्कृति जिंदा है, भगवान रामकृष्ण का सम्मान जिंदा है। तो बंधुओं, वो केवल आर्य समाज के बलबूते पर है। यदि आर्य समाज ना होता तो ये रामकृष्ण की नाम पर कथा करने वाले लोग ये कब के समाप्त हो गए होते। बंधु, आज ये हिंदू समाज बचा हुआ है तो इसका श्रेय केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ना आते तो यहाँ पर रामकृष्ण का वंशज एक नहीं बचता। हमारे सबके सिर पर गोल गोल टोपी होती या गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता। आज हम हिंदू कहला रहे हैं तो ये आर्य समाज की बदौलत है, महर्षि दयानंद की बदौलत है। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र हमारे खिलाफ किया। आज मैं आपको आर्य समाज का इतिहास रखना चाहता हूं, जिससे आपको गर्व हो कि हम आर्य समाजी हैं। हमने दुनिया को दिया क्या है, हमने समाज में किया क्या है, ये परिचय आपका आर्य समाज से होना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को भी ज्यादा नहीं पता कि आर्य समाज ने क्या किया। इस देश की आजादी में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। इतिहासकारों ने लिखा है कि 85% से अधिक जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे आर्य समाजी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सेना के सेनापति थे, उनकी सेना में 60,000 नौजवान थे और बंधुओं 60,000 नौजवानों में 75% सारे के सारे आर्य समाजी थे। नेताजी, हाँ, आपके गांव के भी 2 भी सैनिक थे नेताजी की सेना में, वो भी आर्य समाजी थे। वर्मा जी बोल रहे हैं। और नेताजी ने महिलाओं के लिए भी एक विंग बनाई, महारानी लक्ष्मीबाई विंग। उसकी जो कमांडर थी वो भी नीरा आर्या थी, वो बागपत की रहने वाली, वो भी आर्य पुत्री थी, जिसने नेताजी की रक्षा के लिए और अपने देश की धर्म की रक्षा के लिए खुद अपने हाथों से अपने पति की हत्या करके नेताजी का जीवन बचाया था। ये आर्य समाज का इतिहास है। मैं नेताजी के बारे में आपको बता देता हूं। चाहे आप क्रांतिकारियों के किसी भी जीवन वृत्त को उठा करके देखें, सबको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आप आर्य समाज से जुड़ा हुआ पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आर्य समाज लाहौर के कार्यक्रम में पहुंचे तो उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति होते थे महाशय कृष्ण, जो अपना प्रताप नाम का एक अखबार निकालते थे दिल्ली और पंजाब से। वो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति थे और बहुत बड़े देश के प्रसिद्ध जो पत्रकार भी थे। तो महाशय कृष्ण ने नेताजी को एक बात पूछी आर्य समाज लाहौर के कार्यक्रम में, नेताजी मैंने सुना है कि आपको वीर सावरकर ने भारत देश से बाहर जाकर के देश की आजादी के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी है। अब वीर सावरकर का नाम आप सभी जानते होंगे, वीर सावरकर। हालांकि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ हमारे क्रांति पुरुषों के साथ भी राजनीति की जाती है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे मूर्ख राजनेता जिन्होंने देश के इतिहास को जाना नहीं है, स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ा नहीं है, वो वीर सावरकर को लेकर के उल जुलूल बातें करते रहते हैं। लेकिन वीर सावरकर वो महान क्रांतिकारी है। हमारे गरम दल के जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सारे के सारे अपना गुरु वीर सावरकर को मानते हैं और वीर सावरकर अपना गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा को मानते हैं और श्यामजी कृष्ण वर्मा अपना गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं। ये गरम दल की परंपरा है। वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई अंग्रेज लोगों ने। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। वो देश के महान क्रांतिकारी थे और कट्टर आर्य समाजी थे, ऋषि दयानंद के भक्त थे। वीर सावरकर से मिले रास बिहारी बोस जो आजाद हिंद सेना के संस्थापक थे। रास बिहारी बोस ने वीर सावर से कहा कि मैंने एक आजाद हिंद सेना नाम का संगठन बनाया है। मैं उस संगठन की कमान कोई ऐसे नौजवान को देना चाहता हूं जिसके अंदर प्रतिभा हो, जिसका नया रक्त हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहता हो। कोई ऐसा नौजवान का नाम आप मुझे सुझाइए। तब नेताजी वीर सावरकर से जब मिले तो वीर सावरकर को लगा कि ये नौजवान उपयुक्त है आजाद हिंद सेना की कमान संभालने के लिए। तो वीर सावरकर ने रास बिहारी बोस जी को फोन किया और कहा कि जिस नौजवान की आपको तलाश है वो नौजवान मुझे मिल गया है और उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आप चाहें तो मैं जापान उसको भेज सकता हूं और आप आजाद हिंद सेना की कमान नेताजी को सौंप दीजिए। तो वीर सावरकर ने नेताजी को जापान भेजा और वहां जाकर के आजाद हिंद सेना की कमान नेताजी ने संभाली। तो जो आर्य समाज लाहौर के कार्यक्रम में नेताजी पहुंचे तो वहां गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति नेताजी से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि वीर सावरकर ने आपको देश से बाहर जाकर के आजादी के लिए काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो नेताजी कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बिल्कुल सावरकर जी ने मुझे देश से बाहर काम करने के लिए बोला है।
तो फिर अपने आर्य समाज के महाशय कृष्ण कहते हैं कि हम आपके कार्य से प्रभावित होकर के आपको 10,000 की थैली भेंट करते हैं। 10,000 की थैली रुपए की उस जमाने में भेंट की आर्य समाज ने नेताजी को। तो नेताजी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब महाशय कृष्ण ने कहा, नेताजी इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक इतना बड़ा संकल्प लेकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर आपको देश के लिए नौजवानों की आवश्यकता हो, आपको देश के लिए रक्त की जब भी आवश्यकता पड़े, आप मुझको आदेश दीजिए। गुरुकुल कांगड़ी का प्रत्येक विद्यार्थी आपके आंदोलन में जुड़ करके आजाद हिंद सेना में भर्ती होकर के देश के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार होगा। तब नेताजी ने कहा, आर्य समाज तो मेरी माँ है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द हैं, ध्यान देना। आर्य समाज तो मेरी माँ है। देश की आजादी में जो भी क्रांतिकारी भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो किसी पंथ से हो, उनको देश की आजादी के लिए प्रेरित करने वाला कोई संगठन है तो उस संगठन का नाम आर्य समाज है। सबसे पहले महर्षि दयानंद जी महाराज ने ही हमको आजादी का पाठ पढ़ाया। मैं अपना आदर्श, नेताजी कह रहे हैं, मैं अपना आदर्श महर्षि दयानंद सरस्वती को मानता हूं। बंधु, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हम सब के हीरो हैं, हम सब के आदरणीय हैं, ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ये भी आर्य समाजी थे। आपने भगत सिंह का नाम सबने सुना है, क्रांतिकारियों का सिरमौर नेता है आजाद अपने शहीद आजम भगत सिंह। तो भगत सिंह के परिवार की तरफ आप जब जाएंगे और उनका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि आजकल कम्युनिस्ट लोगों ने सरदार भगत सिंह को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला, जैसे कि वीर सावरकर को बदनाम किया कि उन्होंने माफी मांग ली, उसी प्रकार से भगत सिंह के बारे में एक गलत भाव समाज में प्रस्तुत किया जाता है, गलत विचारधारा चलाई गई कि भगत सिंह नास्तिक थे। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने मनमाने दोष हमारे महापुरुषों पर और हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों पर लगाए। लेकिन बंधु, आप यदि भगत सिंह को जानना चाहते हैं तो सरदार भगत सिंह की भतीजी थी जिनका नाम था वीरेंद्र सिंधु, जो अमेरिका में जाकर के रहती थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। वो सरदार भगत सिंह का जीवन उसमें लिखती हैं। खुद सरदार भगत सिंह की भतीजी सरदार भगत सिंह का जीवन वृत्त लिखती हैं। अब आप बताओ कि उनसे ज्यादा प्रामाणिक और कौन हो सकता है। उसमें वीरेंद्र सिंधु कहती हैं कि मेरे परिवार की 3-3 पीढ़ियों ने जो राष्ट्र और समाज की सेवा का बड़ा काम किया है, इसका सीधा की सीधा श्रेय आर्य समाज को जाता है। मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह वो सिख थे, वो सिख धर्म से थे। हमारे घर में प्रतिदिन शराब पी जाती थी, हमारे घर में प्रतिदिन मांसाहार हुआ करता था। लेकिन जब मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद से मिलकर के आए और महर्षि दयानंद के हाथों से यज्ञोपवीत संस्कार करा करके आए, तो प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लेकर के आए, संध्या करने का संकल्प लेकर के आए। और मेरे दादा ने सबसे पहले आते ही मेरे घर में रखी शराब की बोतलों को फोड़ दिया, घर से बाहर तोड़ दिया, और मांसाहार मेरे घर में बनना बंद हो गया। और जब संध्या का समय होता था तो दोनों समय हमारे घर में यज्ञ होता था। सरदार अजीत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उनको 40 साल तक अंग्रेज सरकार ने देश से निर्वासित कर दिया था। 40 साल तक आप सोचिएगा, वो नौजवान जो देश की आजादी बाहर जब रहे तो यातनाएं सही, न भोजन मिला समय पर, न विश्राम मिला, शरीर भी कृशकाय हो चुका था उस समय सरदार अजीत सिंह का। तो घर जब पहुंचे तो पत्नी पहचान नहीं पाई, तो सरदार अजीत सिंह ने बहुत सारे दृष्टांत अपने सुनाए, तब पत्नी को विश्वास हुआ ये मेरे पति हैं। लेकिन बंधु, आश्चर्य की बात यह है कि सरदार अजीत सिंह जब बाहर से आ गए देश के अंदर, उनका एक ही स्वप्न था कि मैं अपनी श्वासों को जब छोड़ूंगा जब मेरा देश आजाद हो जाएगा। मैं आजाद भारत में जो है ना मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूं, विदा होना चाहता हूं। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे सरदार अर्जुन सिंह। जिस दिन भारत आजाद होने की घोषणा हुई, 15 अगस्त 1947 को आप लोग मानते हैं, लेकिन 14 अगस्त की रात्रि को ही भारत आजाद होने की घोषणा कर दी गई। सुबह जब सरदार अजीत सिंह को पता चला कि मेरा देश आजाद हो गया, तो उन्होंने पूरे परिवार को एकत्रित किया और वो कहते हैं कि आज जिस क्षण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो क्षण आ चुका है और आज मेरा यहाँ से जाने का समय भी आ चुका है। अब मैं कूच करना चाहता हूँ और आप लोग सब आकर के मुझे विदाई दो। परिवार के सदस्यों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत सिंह ये क्या कह रहे हैं। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं, अब मेरा जाने का समय आ गया, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं अपने मकसद के लिए रुका हुआ था, आज मैंने मकसद पूरा कर लिया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी के पैर छूने चाहते हैं सरदार अर्जुन सिंह।
सरदार अजीत सिंह ने जैसे पत्नी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, पत्नी ने हाथों को पकड़ लिया, कहा तुम कैसी बात कर रहे हो। तब सरदार अजीत सिंह कहते हैं, देवी मैंने जब अग्नि संस्कार जब हुआ हमारा विवाह की वेदी पर यज्ञ के सामने अग्नि के सामने हमने जो शपथ ली, तो उस समय मैंने जो प्रतिज्ञाएं ली थी कि तुम्हारा साथ दूंगा, किसी भी क्षण तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मैं देश की सेवा में लगा रहा, लेकिन फिर भी तुमने बहुत त्याग पूर्वक अपना जीवन जिया है। आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, अपने पतिव्रत धर्म का मैं पालन नहीं कर सका, लेकिन तुमने पूरा पालन किया है, इसलिए तुम मेरे लिए वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो। इतनी बात कह करके सरदार अजीत सिंह अपने जीवन को अंतिम कर देते हैं। बंधु वो उनका प्राण पखीरू उड़ जाता है, वो जो है प्रस्थान कर जाते हैं। ये उनकी दूसरी पीढ़ी है, सरदार अजीत सिंह, सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र सरदार अजीत सिंह। अब जो तीसरी पीढ़ी है सरदार भगत सिंह की, उनकी बात आप सुनिएगा। ये इतिहास की बात मैं आपको बता रहा हूं। सरदार अर्जुन सिंह का यज्ञोपवीत महर्षि दयानंद के द्वारा हुआ था, लेकिन सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति के द्वारा हुआ। पंडित लोकनाथ राकेश शर्मा का नाम आप सभी जानते हैं, जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, इनके दादाजी थे सरदार अपने लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति। और जिन्होंने यज्ञरूप प्रभु हमारे भावोज्वल कीजिए भजन लिखा है, ये लोकनाथ जी का ही लिखा हुआ है। तो इन्हीं लोकनाथ जी के द्वारा सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आर्य समाज के कार्यक्रम में जब लोकनाथ जी पहुंचे, 3 दिन का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ, चौथे दिन जब विदा होकर के जाने लगे, तो आर्य समाज के गेट के बाहर एक नौजवान खड़ा है। उसने पंडित जी के पैर छुए और कहता, पंडित जी आप पंडित लोकनाथ हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे लोकनाथ के नाम से जानते हैं। बोले, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मेरे घर में आपकी चर्चा होती है, आप आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं। पंडित जी मैं आपसे इसलिए निवेदन करने आया हूं कि मेरे दादाजी ने स्वयं महर्षि दयानंद जी महाराज के हाथों से यज्ञोपवीत ग्रहण किया था, और मैं आपके हाथों से जनेऊ ग्रहण करना चाहता हूं, आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा, नौजवान अब तो दिन हो चुका है, कल हम आपके घर आकर के यज्ञोपवीत संस्कार आपका करेंगे। पंडित लोकनाथ जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब मैंने उस नौजवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? कहता मैं भगत सिंह हूं, मैं सरदार अर्जुन सिंह का पौत्र हूं। और वो कहते हैं, धन्यवाद जी, वो कहते हैं कि जब मैं यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा हूं तो मैं गायत्री का मंत्र का पाठ उसको पढ़ाता हूं, मंत्र बुलवाता हूं, तो वो नौजवान बहुत श्रद्धा के साथ में नतमस्तक भाव से मंत्रों का वाचन मेरे साथ में करता है, मेरी एक एक उपदेश को, मेरी एक एक बात को बहुत श्रद्धा से सुनता है। बंधु पंडित लोकनाथ कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि जिस नौजवान का आज मैं यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा हूं, कभी आगे जाकर के यही नौजवान देश का सबसे बड़ा हीरो, क्रांतिकारियों का हीरो सरदार भगत सिंह के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। ये सरदार भगत सिंह थे जिनका यज्ञोपवीत संस्कार आर्य समाज के द्वारा हुआ। सरदार भगत सिंह अपने जीवन काल में लिखते हैं कि जब जब मैं आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जब अंग्रेजों से मुझे बचना पड़ता था, तो मैं आर्य समाज का दरवाजा खटखटा था। केवल भगत सिंह नहीं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जब अंग्रेज उनके पीछे पड़ते थे तो वो आर्य समाज में जाकर शरण लेते थे और कहते थे कि आर्य समाज हमारी माँ है, आर्य समाज में जाकर के हमको सुरक्षा महसूस होती है। सरदार भगत सिंह 2 बार आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता पहुंचे। एक बार जब उन्होंने सांडर्स वध किया, तब 3 महीने के लिए कलकत्ता आर्य समाज में जाकर के छुपे थे। और दूसरी बार जब असेंबली में बम फेंकना था, उस समय बम बनाने की सामग्री कलकत्ता से लेकर के आए थे। उस समय 3 महीने सरदार भगत सिंह आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता में ठहरे। बंधु 3 महीने के बाद जब भगत सिंह वहां से प्रस्थान करते हैं, तो उन कहते हैं कि आर्य समाज मेरी माँ है, आज मैं आर्य समाज के मंदिर से जा रहा हूँ, 3 महीने तक मैंने अन्न जल ग्रहण किया है, अब आर्य समाज को मैं क्या चीज दे करके जाऊं? उनके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई रुपया पैसा है। तो आर्य समाज के जो सेवक थे पंडित तुलसीराम, उसको भगत सिंह बुलाते हैं और कहते, पंडित जी आपने मेरी बड़ी सेवा की है और अब मैं जा रहा हूं अपने मिशन के लिए, अब मैं आपको क्या चीज दे करके जाऊं आर्य समाज के लिए? मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं। मेरे पास कोई धरोहर के रूप में है तो मेरे थैले में 2 बर्तन, एक कटोरा और एक थाली। वो थाली कटोरा अपने साथ में रखा करते थे और कहते हैं, थाली कटोरा तुम यहाँ पर रख लो, जो भी व्यक्ति आर्य समाज में आए तो उसको भोजन कराया करना इन पात्रों में, और कहा करना ये नौजवान भगत सिंह के बर्तन हैं। बंधु भगत सिंह अपने बर्तन आर्य समाज में दे करके आते हैं, और जब वहां से विदा होने लगे तो आर्य समाज की माता बहनों ने अपना रक्त निकाल करके भगत सिंह का रक्त से टीका किया और अपने भाई को विदाई दी। भगत सिंह कहते हैं, अब मैं एक बहुत बड़े मिशन को लेकर के जा रहा हूं, दोबारा आर्य समाज में अब नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मेरे पास जो बर्तन के रूप में धरोहर थी वो मैंने अपनी माँ आर्य समाज को आज मैंने
क्योंकि मैं एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के निकला हूं जिसका रहस्योद्घाटन अभी आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कि नौजवान भगत सिंह हमारे आर्य समाज में रहता था, इस भगत सिंह ने कितना बड़ा काम कर दिया। मैं उस मिशन के लिए निकला हूं। कुछ दिनों के बाद में असेंबली में बम फेंका सरदार भगत सिंह ने और दुनिया भगत सिंह को जान गई। ये सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ था। ये आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है। इस आंदोलन ने देश की आजादी के लिए लाखों क्रांतिकारी मां भारती को समर्पित किए थे। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, देश की आजादी में दो दलों ने काम किया, एक था नरम दल और एक था गरम दल। नरम दल का हीरो हम गांधी को मानते हैं, इतिहास में ऐसा बताया गया, लेकिन गांधी अपना गुरु मानते हैं गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोखले अपना गुरु मानते हैं महादेव गोविंद रानाडे को, और रानाडे अपना गुरु मानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को। पुणे की धरती पर महर्षि को बुलाने वाले ये महादेव गोविंद रानाडे थे, जो भिड़े के बारे में महर्षि दयानंद जी महाराज के 15 व्याख्यान आपको उपदेश मंजरी पुस्तक के नाम से प्राप्त होते हैं। ऋषि दयानंद को पुणे की धरती पर आमंत्रित करने वाले, उनको अपना गुरु मानने वाले महादेव गोविंद रानाडे, और रानाडे को गुरु मानने वाले गोखले, और गोखले को गुरु मानने वाले गांधी। ये नरमदल है, और इस नरमदल के पीछे आप जाएंगे तो यहां पर आपको आर्य समाज और महर्षि दयानंद नजर आएंगे। अब मैं गरमदल की चर्चा आपके बीच में करूं। लगभग 7.5 लाख नौजवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर के देश में आजादी आई। इस देश में आजादी चरखे चलाने से नहीं आ गई, नौजवानों के रक्त पर तैर करके आजादी आई है। कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया बंधुओं, वो सारे के सारे आर्य समाजी थे। आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रवाद के काम हुए हैं, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने चाहे शुद्धि में काम किया, चाहे वो हैदराबाद सत्याग्रह के अंदर गए, चाहे वो आजाद हिंद सेना के अंदर गए, वो सारे के सारे आर्य समाजी ही आपको मिलेंगे, चाहे आप पूरी तरह से परीक्षण कर लीजिए। आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संगठन है। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं कि जो गरम दल है, गरम दल का नेता माना जाता है वीर सावरकर को, जिनको नेताजी अपना गुरु मानते हैं, जिसको रासबिहारी बोस अपना गुरु मानते हैं, बहुत सारे तमाम क्रांतिकारी सावरकर को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन सावरकर अपना गुरु मानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा को। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है? शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा का, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने विश्व की पहली आर्य समाज बंबई के अंदर उद्घाटित की, उस आर्य समाज बंबई के लगभग 84 सदस्य बनाए गए थे। उन 84 सदस्यों में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी आर्य समाज के सदस्य बने, जो महर्षि दयानंद जी महाराज के परम शिष्य थे, और वो अपने जमाने में तमाम रियासतों के दीवान रहे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लगभग 2.5 साल तक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आर्य समाज का प्रचार किया है, गांव गांव जाकर के। वो राष्ट्रवादी महापुरुष थे, लेकिन जब 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पत्र आया कि वर्मा जी आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वर्मा जी अपने गुरु महर्षि दयानंद के सामने गए और कहा, गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या काम करना चाहिए? भारत में रहकर के देश की आजादी के लिए काम करूं या विदेश में जाकर के संस्कृत विद्या के लिए काम करूं? तब उनके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, वर्मा जी आपके अंदर वो क्षमता मैं देखता हूं कि आप दोनों कामों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप संस्कृत की रक्षा का भी काम करेंगे और देश की स्वतंत्रता का भी काम करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके सिर पर है। अपने गुरु महर्षि दयानंद की चरण रज माथे पर लगा करके श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में वो प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो, लेकिन सुन लीजिए, ये इंडिया हाउस एक ऐसा स्थान था जब हमारे भारत के संभ्रांत परिवारों के नौजवान इंग्लैंड के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक मान्यता थी, जो उनके गुरु की मान्यता थी, वही श्यामजी कृष्ण वर्मा की मान्यता थी। परिवर्तन नहीं होता है। आप अपने घर की सीढ़ियों की सफाई करते हैं तो ऊपर से झाड़ू लगा करके नीचे की तरफ लेकर के आते हो, न कि नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाते हो। तो परिवर्तन की शुरुआत हमेशा ऊपर से होती है। इसलिए महर्षि दयानंद अपने शिष्य राजा महाराजाओं को बनाया करते थे। अगर एक राजा सुधर जाएगा तो पूरा राज्य सुधर सकता है। यह दृष्टिकोण था महर्षि दयानंद सरस्वती का। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोचा कि भारत देश के बुद्धिमान प्रतिष्ठित नौजवान जो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आते हैं, इनके पास में टैलेंट तो निश्चित है, तभी तो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके पास में क्षमता है। अगर इन नौजवानों को पकड़ लिया जाए और इन पर काम किया जाए, इनके अंदर आजादी की चिंगारी
सुलगाई जाए तो मेरा देश बहुत जल्दी स्वतंत्र हो सकता है। तो भारत की जो क्रीम इंग्लैंड में जाती थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने इंडिया हाउस में उनको रख करके और उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। प्रतिदिन उनकी क्लास लेते थे, देशभक्ति का भाव उनके अंदर भरा करते थे। बंधुओं, इसी इंडिया हाउस के अंदर वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिन क्रांतिकारियों का नाम आप लोगों ने सुना है, ये सारे महान क्रांतिकारी इंडिया हाउस की देन थे। जिन क्रांतिकारियों का नाम मैंने आपके सामने लिया, ये कुछ गिने चुने क्रांतिकारी हैं, ये सभी क्रांतिकारियों के हीरो हैं, उनके नेता हैं। तो ये सारे नेता जो पैदा हुए, ये इंडिया हाउस के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पैदा किए। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि गुलाम भारत में मेरी अस्थियां नहीं जानी चाहिए। वो जानते थे कि वो जानते थे कि मेरी मृत्यु पहले हो जाएगी लेकिन देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर एक बॉन्ड भरा वहां की सरकार के साथ में, और उन्होंने कहा मेरी मृत्यु हो भी जाए तो मेरी अस्थियां गुलाम भारत में ना भेजी जाएं। जब मेरा देश आजाद हो जाए तो आजाद भारत का कोई भारत मां का लाडला मेरी अस्थियों को लेने के लिए आएगा, उसको मेरी अस्थियां सम्मान के साथ में दी जाएं। तो बंधुओं, ये बॉन्ड भरा गया जिनेवा सरकार के साथ में। नेताजी ने बॉन्ड भरा। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था भानुमती आर्या। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्नी का नाम था भानुमती आर्या, वो भी आर्य पुत्री थी। और श्यामजी कृष्ण वर्मा कट्टर आर्य समाजी थे, जो ऋषि दयानंद से साक्षात उन्होंने अध्ययन किया था। जब उनका निधन हो गया और उनकी अस्थियों को रख लिया गया, अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लोगों के बीच में कब आया? श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां जिनेवा के अंदर प्रतीक्षा कर रही थी। भारत आजाद हो गया और आजाद भारत में लगभग 70 साल तक लोगों ने राज्य किया। एक एक परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री इस देश में बने, लेकिन किसी को भी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों की याद नहीं आई। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी अपना स्पेशल विमान लेकर के जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर गए और वहां से उनका अस्थि कलश लेकर के आए। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश अपने सिर पर रख करके उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर एक बड़ी यात्रा निकाली। और बंधु, जहां उस वीर पुरुष का जन्म हुआ, वो मांडवी कच्छ का क्षेत्र, वो समुद्र के तट का क्षेत्र, वहां स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा भव्य स्मारक बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से। आप कभी गुजरात घूमने के लिए जाएं तो उस स्मारक को जरूर देख करके आना। उस स्मारक के अंदर पूरा श्यामजी कृष्ण वर्मा का जीवन वृत्त दिया गया है, जो गुजरात सरकार के द्वारा बनाया गया है। और जहां एक तरफ श्यामजी कृष्ण वर्मा की मूर्ति है, वहां दूसरी तरफ उनके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की मूर्ति है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कट्टर आर्य समाजी थे, महर्षि दयानंद के मानस पुत्र थे। इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस के अंदर लाला लाजपत राय, मदनलाल ढींगरा, भाई परमानंद, लाला हरदयाल और वीर सावरकर, ये बड़े बड़े नेता जो आजादी के हीरो थे, ये सारे के सारे इंडिया हाउस के अंदर पैदा हुए। और इंडिया हाउस से निकल करके इन्होंने देश में आकर के नौजवानों को जगाने का काम किया। फिर देश में आजादी का स्वर गुंजायमान हुआ। बंधुओं, तो मैं आजादी पर बोलने लगूं तो मेरे पास इतिहास के बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन मैं ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहता। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है। अगर आर्य समाज ना होता तो यह सुनिश्चित है कि भारत कभी आजाद नहीं हो सकता था। जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे आर्य समाजी थे। ये तो मैंने आर्य समाज का राष्ट्रीय पक्ष आपको बताया कि आर्य समाज ने देश को आजाद कराने में कितना बड़ा काम किया।